हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है दोस्तों राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग का जो स्टडीज चल रहा होगा वो अच्छा चल रहा होगा। चलो यार फटाफट से तो सबसे पहले यार कमेंट करके बता देना मुझे, क्योंकि यार आप लोग के लिए जो मेहनत हमने कर रखा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर रखा है, ताकि यार आप लोगों को कोई चीज की कमी ना हो। आप लोग पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो और अच्छे अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाते रहो। अब यहां पे जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लाएंगे आप लोग के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसको हमने नाम रखा था RCC। तो रिवीजन क्रैश कोर्स पार्ट 2 यानी कि आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। मैथ्स के भी चैप्टर्स के रिवीजन चालू हो गए, जो मिड टर्म के बाद का सिलेबस होगा, क्योंकि मिड टर्म के टाइम पे भी, दिवाली के पहले वाले एग्जाम के टाइम पे भी मैंने आपको रिवीजन कराया था, याद है कि नहीं। बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कराए थे। वैसे ही आने वाले दिनों में और भी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की रिवीजन देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, जरूर से करना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे तो क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या नोटिफिकेशन है, बाकी चीजें यहां पे आपको पता चलती रहेगी। मेरे स्टोरी पे मैं डालता हूं इन बहुत सारी चीजें, अपडेट्स देता रहता हूं। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पे मेंशन नहीं किया है, जो कि ये हमारा JR ट्यूटोरियल्स का खुद का एक हमारा एप्लीकेशन। इसको हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है दोस्तों। इसको लेके मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि आप YouTube पे देख रहे हो कि हम 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच कर चुके हैं और आपने ऐसे सपोर्ट किया, तो हम आने वाले दिनों में हम 2 मिलियन भी टच कर लेंगे। लेकिन इस एप्लीकेशन को हम लोग इस तरीके से बिल्डअप करने वाले हैं, चीजें चल रही है, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है। 10th के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज भी आ चुके हैं। 7th 8th 9th 10th चारों स्टैंडर्ड के लिए एक कॉमन हिंदी का क्रैश कोर्स आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पढ़ना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन के जाके अंदर पेड कोर्स ले लेना। बहुत सस्ता है, बहुत कम प्राइस है, एक पिज्जा के बराबर उसका प्राइस है यार, बहुत कम है। तो आप जाके चेकआउट कर लेना, अगर अच्छा लगेगा तो आप वो कोर्स को परचेस कर सकते हो। और बहुत सारी और भी फ्री चीजें हम लाएंगे, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। तो आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। अब आ जाते हैं वापस से मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है हमारा आज का, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम रिवीजन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने रिवाइज करा दिया, जिसमें हमने कई सारे पार्ट देखे कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल क्या होता है। हमने उसमें आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होता है, एनिमल सेल्स होता है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने बताया था कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, ये सभी चीज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया था फर्स्ट लेक्चर में। इसी का फर्स्ट लेक्चर जो 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया होगा, आप लोग देख लो जाके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा। आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। देखो ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पूरे दुनिया में बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ये सभी हम लोग जानते होंगे। क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और उसको हम अपनी खुली आंखों से, नेकेड आईज से हम नहीं देख पाएंगे। मान लो कि ये हवा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये मेरा ऑफिस है, इसमें कई सारे जगह पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मेरे ऊपर ट्यूबलाइट्स है, आगे फैन रखा हुआ, ये AC है, हो सकता है डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या मैं देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनका साइज इतना छोटा है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों की एक लिमिट होती है कि हम बहुत बड़ा चीज भी नहीं देख पाते। अगर हमारे सामने बहुत बड़ा चीज आ जाए तो हम नहीं देख पाएंगे, या फिर एकदम छोटा चीज हो तो भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। करेक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अपनी दुनिया देखते हैं, हम यहां पे खड़े हैं, एक हाइट पे जाते हैं और हम देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अर्थ जो है ना एक टाइम के बाद खत्म हो रहा है। लेकिन अर्थ खत्म होता है क्या? कभी नहीं। अगर आप पूरी मतलब स्पेस में चले जाओगे तो आपको इतना बड़ा अर्थ दिखता है, जो कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं, उनको दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ऊपर खड़े जाओ तो आपको ऐसा लगता है जमीन कभी खत्म ही नहीं होगी, समुद्र कभी खत्म ही नहीं होगा, तो लोगों को लगता है अर्थ फ्लैट है। लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ तो गोल है। लेकिन हम उस अर्थ के सामने, मान लो कि ये मेरा अर्थ है, ठीक है, उस अर्थ के सामने हम लोग एक डॉट भी नहीं है। वो अर्थ के सामने हम एक इंसान, एक धूल का पार्टिकल होता है ना, एक डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल का एक छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है अर्थ के सामने। इतना बड़ा अर्थ है हमारा। तो हम अपने अर्थ को देख पा रहे क्या? नहीं देख पा रहे। हमारे सामने जो बिल्डिंग्स हैं हम उसको देख पा रहे, तो बड़े चीज को भी नहीं देख पा रहे, और उस छोटे पार्टिकल को भी, यानी कि कोई छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है उसको भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी उस प्रकार से देख नहीं पाती। ओके, तो हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने, कि अगर मुझे उसको देखना है, जैसे मान लो कि मेरे को कोई दूर चीज, आपको पता है स्टार होते हैं, तो स्टार हम यहां से देखते हैं तो हमको एक चमकता हुआ चीज दिखाई देता है, लेकिन वो स्टार एक प्लैनेट है। वो स्टार क्या है? एक बहुत बड़ा प्लैनेट हो सकता है, वो स्टार एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो हम लोग को सिर्फ इतना सा दिखाई देता है, वो कितना दूर होगा। लेकिन अगर हम उसको टेलीस्कोप से देखें,
क्योंकि कुछ ऐसे तो चीजें होंगी ना जिसकी हेल्प से हम उसको देख पाए। तो अगर मैं टेलीस्कोप लगा लो, आपको पता है टेलीस्कोप, तो स्टार्स को, प्लैनेट्स को और मून्स को देखने के लिए, मून को, जो हमारे अर्थ का एक ही मून है, वैसे अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून होते हैं। हमारा पृथ्वी का एक मून है, जुपिटर, पता है जुपिटर एक प्लैनेट है बहुत बड़ा, उसके पास कुछ 12 मून है शायद, मुझे कंफर्म नहीं कि 12 है कि 20 है कि 21 है, लेकिन बहुत ज्यादा मून है। हर एक के अपने अपने मून होते हैं, हमारे अर्थ का भी एक मून है, ठीक है। तो उसको देखना है तो मैं टेलीस्कोप देखूंगा। लेकिन अगर कोई छोटा चीज है, कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको मुझे देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि अगर कोई नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो छोटा है, हम अपनी आंख से नहीं देख पा रहे, लेकिन उसको मुझे देखना है तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सहारा ले सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं, मतलब एक तो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो देख नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन उससे भी छोटा नैनोमीटर्स में होते हैं, इतने छोटे स्मॉल साइज के होते हैं। तो उसको देखने के लिए भैया चाहिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब एक तो है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, आगे बढ़ोगे 8वीं में 9वीं में, तब आप और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। अब और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये पूरी दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। आप आसमान में चले जाओ, कहीं ना कहीं वहां भी प्रेजेंट होगे। आप धरती में चले जाओ, सॉइल में चले जाओ, आप ओशन में चले जाओ, जो हमारा समुद्र होता है, महासागर बोलते हैं ना, ओशन, ओशन में चले जाओ। आप इंसान को देख लो, जानवर को देख लो, प्लांट्स को देख लो, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, एंड हेंस दे आर प्रेजेंट ऑलवेयर। चाहे वो हवा, पानी, सॉइल, प्लांट्स, कोई भी चीज हो सकती है। इवन ये मेरा, अगर मैं बात करूं, ये रिमोट है, तो हो सकता है इस रिमोट के, अभी देखो थोड़ा गंदा दिख रहा है क्योंकि कभी धूल जम जाती है इसके ऊपर, तो ये जो धूल दिख रही है हम लोग को, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चिपके हो गए। ठीक है, हम जाते हैं कहीं बैठते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जा सकता है। आपने देखा था कि बीच में कोविड जो था बहुत ज्यादा फैला था, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि कोई भी इंसान खांस रहा है, छींक रहा है, तो वो कांटेक्ट में आने के बाद से क्या हो जा रहा था? कोविड हो जा रहा था। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर से जो वायरस थे, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं? छोटे ऑर्गेनिज्म, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है ना, फंगस, यही सब होते हैं ना यार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब यही चीज है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके क्या करते हैं? फैल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम, इसके अलावा आप लिख सकते हो वायरस हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, ये कितने सारे अगर आप गिनने जाओगे तो देयर आर वेरी वेरी लाखों टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है, और हर एक का अपना अपना काम है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करें जैसे पैरामोशियम की, तो पैरामोशियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके साइज यहां पे दिया हुआ है 100 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद समझाया था, नहीं समझाया था, कोई बात नहीं। यहां पे देखो, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस होते हैं। आपने देखा होगा अपने स्केल में, स्केल है क्या मेरे पास? एक सेकंड, हाँ देखो, ये मेरे पास स्केल है, ऐसा स्केल है आपके पास घर में, ठीक है। इस स्केल में 1 सेंटीमीटर, एक होता है इंच वाला लाइन नीचे और ऊपर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 के बीच में देखो 10 लाइन है, 1 से 2 के बीच में 10 लाइन है। वो जो 10 लाइन है वो क्या है? मिलीमीटर है आपका। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, वैसे 1 मिलीमीटर में होते हैं 1000 माइक्रोमीटर। क्या होते हैं? 1000 माइक्रोमीटर। वैसे 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 1000 नैनोमीटर। मतलब कितना छोटा होता है। तो हर एक का 1000 डिवाइड करते जाओ, तो सोचो अगर 1 सेंटीमीटर जो होगा, अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग अगर देखेंगे तो यार वो 10 mm का हिस्सा है। 1 mm में 1000 बार डिवाइड करोगे, एक छोटा सा हिस्सा में 1000 बार जब डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर बनेगा। और वो 1 माइक्रोमीटर के हिस्से को भी वापस से 1000 बार डिवाइड करोगे तो वो हिस्सा नैनोमीटर बनेगा। तो सोच सकते हो कितना छोटा होगा कि भाई हम अपने आंखों से तो जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। तो पैरामीशियम का साइज है 100 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली, कुछ ऐसे अलग अलग बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनका साइज दिया हुआ है 1 to 3 माइक्रोमीटर। मतलब थोड़ा सा नॉर्मली और छोटा होता है एज कंपेयर टू पैरामीशियम से भी छोटा होता है बैक्टीरिया। फिर वायरस की बात करें, जैसे पोलियो वायरस का एग्जांपल, ये तो नैनोमीटर में 28 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर का है। तो इतना छोटा वायरस हमें दिखाई देगा अगर मान लो इस हवा में वायरस प्रेजेंट है और किसी तरीके से वो हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमें वो बीमार करेगा। लेकिन हमें पता चलेगा कि वायरस हमारे अंदर आ रहा है। कोई बॉल होती है, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल हमारी तरफ जब आ रही है तो हम क्या करते हैं? झुक जाते हैं ताकि बॉल हमें लगे ना। तो हम रिफ्लेक्स कर पाते हैं क्योंकि हमको दिख रहा है बॉल, लेकिन उस वायरस, उस बैक्टीरिया को हम देख पा रहे नहीं देख पा रहे, तो इसीलिए वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा बैक्टीरिया क्यों ना हो, वायरस ऊपर, जैसे कि ये होता है आपका कौन सा वायरस? राइनो वायरस, जो हमारे गले को इन्फेक्ट करता है। जब हमें सर्दी खांसी होती है तो राइनो वायरस होता है, तो किसी न किसी माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर आ गया, गले में आ गया, अब वो हमें बीमार करेगा। तो हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं, जिससे हमें हमारे अंदर के जो क्या बोलते हैं उसको, गुड बैक्टीरिया जो हमारे
शरीर के अंदर है वो उसको फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं वो फाइट करता है उसको, ताकि हम बीमार ना पड़े। लेकिन जब ज्यादा वायरस ज्यादा बैक्टीरिया आ गए तो वो उसको हरा देंगे अच्छे वाले को और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं ठीक होने के लिए। ठीक है, उसका भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो रिप्रोडक्शन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, क्योंकि अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दुनिया में देखा जाए तो करोड़ों होंगे, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। एक ही जगह पे देखोगे तो करोड़ मिल जाएंगे आपको इतनी सी जगह में। तो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं ये लोग, इनका ग्रोथ जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट ये लोग ग्रोथ करते हैं। इनको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है ताकि वो जिंदगी जी पाए। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, एरोबिक का मतलब जिनको हवा चाहिए यानी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी स्मार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको बोलते हैं चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, भाई तू मत दे मेरे को, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा। यानी उसको ढक्कन में बंद करके रख दो डब्बे में तो भी बिना ऑक्सीजन के वो जिंदा रह सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया। तो याद रखना, जिसको ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक, जिसको नहीं चाहिए एनएरोबिक। ठीक है, अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे मान लो हम इंसान है, अगर हम इंसान को -30 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दिया जाए तो एक टाइम के बाद हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है। -30 -50 बहुत गिने चुने लोग जो है वो, जैसे आपने देखा कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे ग्रीनलैंड कंट्री हो गई, आइसलैंड हो गई, कनाडा वगैरह हो गया, रशिया हो गया, साइबेरिया हो गया, ये सब जगह जो है ना इतनी ठंडी पड़ती है कि -50 -80 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। बहुत गिने चुने लोग जो होते हैं ना वो उस टेम्परेचर में रह पाते हैं, तो हमारी डेथ हो जाएगी। या फिर अगर मान लो जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 70 डिग्री 80 डिग्री पे चला गया, अभी तो 35 40 45 तक जाता है, हमारी गर्मी से हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर 70 डिग्री टेम्परेचर, हम तो यार उधर ही पिघलने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए क्या चाहिए, सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस इज वेरी गुड फॉर देयर सर्वाइवल, ऐसा माना जाता है। 25 से 37 डिग्री बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, इसीलिए हमारे शरीर में आते हैं और रहते हैं और बीमारी पैदा करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बहुत सारे नेचर होते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है, मतलब एक तरीके से अच्छी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जिंदगी जी पाते हैं, न्यूक्लियस बहुत अच्छा डेवलप है। लेकिन प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप। ये आपको याद रखना है, चीजें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता तो उसको प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी छोटे होते हैं और वो एक ही सेल से बनते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा शरीर इतना बड़ा है तो हम बहुत सारे सेल, हमारे इस पूरे बॉडी के अंदर करोड़ों सेल होंगे तब जाके इतना बड़ा बॉडी बना ना। वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हो सकता है वो एक ही सेल से बने होंगे, तो इसके लिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसको। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो यूजफुल होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हेल्प करते हैं अच्छी चीजों के लिए, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वापस से रिवाइज कराऊंगा। और कुछ ऐसे होते हैं हार्मफुल होते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, यूजफुल भी हार्मफुल भी। तो क्या होते हैं यूजफुल, क्या होते हैं हार्मफुल, चलो देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखेंगे दो पार्ट, जो कि एक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलो इसको फटाफट से हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमें फायदा पहुंचा रहे होंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं सॉइल में प्रेजेंट हो। तो अगर वो सॉइल में प्रेजेंट है तो आपको पता होगा कि सॉइल में बहुत सारी और भी कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकता है, कुछ कूड़ा कचरा कुछ भी गिरा हो। ठीक है, तो अगर सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उस कूड़े कचरे को वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। उस गार्बेज को, जो कचरा है, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उससे क्या बनता है, फूड मटेरियल बनता है। ठीक है, उससे क्या बनता है, फूड मटेरियल। किसके लिए, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कचरे का इस्तेमाल करके वो लोग फर्टिलाइजर्स या फिर खाद, मैन्योर बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। गार्बेज क्या बनता है, कन्वर्ट करते हैं मैन्योर को। देखा है कि नहीं आपने, जैसे मान लो कि मेरे घर पे रोज कूड़ा कचरा निकलता है, मतलब घर का किचन में से सब्जी का छिलका, फ्रूट का छिलका, थोड़ा और कूड़ा, प्लास्टिक वगैरह को छोड़ के। प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए गवर्नमेंट भी बोलती है और हम भी बोलते हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यार प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो प्लास्टिक वाली चीज को बाजू में रख दो। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कचरा की। तो नॉर्मल कचरे में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप रोड के किनारे चल रहे हो। अब रोड के किनारे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना, एक जगह होता है जहां पे डेली कचरा फेंकने आते हैं अपने घर का। तो घर का जब कचरा फेंकने लगते हैं तो बहुत ज्यादा 4-5 दिन जब बीत
जाता है ना, तो वहां से बहुत गंदा स्मेल आता है। वो स्मेल पता है क्या होता है? वो स्मेल जो होता है वो इसलिए आता है कि उसमें से आप लोग का जो बैक्टीरियाज या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको खा के सड़ा रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, वो डिकम्पोजिशन कर रहे थे, उसको खा के सड़ा रहे थे। एंड जो डिकम्पोजिशन करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल बोल सकते हैं आप, हमारे लिए हार्मफुल है लेकिन उनके लिए फायदेमंद होगा, तो वो गैसेस रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में निकलती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट उस चीज को वो सड़ा रहे हैं। एंड जैसे वो सड़ाते हैं तो धीरे धीरे वो एक तरीके से खाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही यही है, जिनका बिजनेस यही है कि वो कचरा इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी आप देखने मिलेंगे, कचरा इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें बताओ? मैन्योर में, यानी खाद में, यानी फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आपने कभी दही खाया है क्या? दही कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने नहीं खाया होगा। दही लोग रोज खाते हैं, कभी ना कभी खाते ही होंगे। तो जो दही होता है जिसको योगर्ट बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, तो वो दही जो होता है ना, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन शॉर्ट। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज, हैरान मत होना सही बात है कि हम जब दही खाते हैं तो समझ जाना कि हम बैक्टीरिया भी खा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो जो बैक्टीरिया हम खा रहे हैं वो हमें बीमार नहीं करेगा, उल्टा स्वस्थ करेगा, क्योंकि दैट बैक्टीरिया इज अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है? अब एक कंसेप्ट ये भी होता है, एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा था, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता था तो बच्चे सामने होते थे, मुझे पूछ रहा था कि सर कि अगर हम दही खा रहे हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो वो जिंदा चीज है, करेक्ट है? अगर उसको हम खा रहे हैं तो हम तो नॉन वेजिटेरियन हो गए, मतलब जो इंसान दही खाता है वो तो नॉन वेज हो गया तो सही बोलूं तो यार इसका मेरे पास साइंटिफिक अगर आंसर मैं बोलूं तो यस, हम बैक्टीरियाज खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कि जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं उनके लिए क्या वो नॉनवेज है कि वेज है, तो इस प्रकार का बहुत सारा अलग अलग लोगों का अलग अलग ये है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना? ये अलग कंसेप्ट है कि आप किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, आप किसी को किल नहीं कर रहे हो, या फिर आप नहीं कर रहे हैं, फिर आपके वजह से वो किल नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो देखो, इसका सवाल का जवाब मैं ज्यादा स्पष्टीकरण से नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूं कि बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया अगर आप खा रहे हो तो आपके लिए फायदा है, ठीक है? योगर्ट कर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है? याद रखना। अब एक और चीज है एंटीबायोटिक्स। आपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया कि हम लोग के अंदर वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया या फिर एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं, जो हमारी बीमारियों वाले वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लड़ते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम कहा जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? ये लो, ये दवाई खा लो, ये लो बेटा, लाल पीला हरा नीला जो भी है गोली देते हैं मस्त। वो गोली का नाम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम है, ठीक है? पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, और भी ऐसे कई सारे नाम होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, ऐसे कई सारे नाम है। कभी आपको अगर बुखार वगैरह हुआ रहेगा तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको एक गोली देता है, उसमें कुछ माइसिन करके लिखा रहेगा, एरिथ्रोमाइसिन हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, तो वो गोली देखना, वो होता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि जैसे आप उसको खाओगे तो आपके अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज थे ना, जो आपकी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, उसको वो एक्टिवेट करता है। अब उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस जो बीमार कर रहे थे हम लोग को, उससे वो फाइट करेगा और उसको हरा देगा, और धीरे धीरे करके हम लोग रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हमें दवाई का कोर्स भी कंप्लीट करना होता है। मान लो 10 दिन दवाई खाना, तो 10 दिन दवाई लगातार खाओ ताकि वो बैक्टीरिया वापस से लौट के ना आए। तो ये चीज जरूरी है। तो पेनिसिलिन नाम का एक फंगस होता है, फंगाई के कैटेगरी का होता है, जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है। ऐसे कई सारे बीमारियां हैं जो ऐसे एंटीबायोटिक से ठीक होते हैं। आज के डेट में कई सारे ऐसे बीमारी है जिसको एंटीबायोटिक्स खा के ठीक किया जा सकता है, पहले नहीं होते थे। तो आज के डेट में टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कोलेरा, ऐसे कई सारे और भी चीजें हैं जिससे हम लोग ठीक हो सकते हैं अगर हमने प्रॉपर तरीके से दवाइयां यानी एंटीबायोटिक्स खाया तो। प्लांट्स में भी कई सारी डिसीज होती हैं, उसको भी एंटीबायोटिक्स के थ्रू ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब एंटीबायोटिक खाएगा तो नहीं हो, लेकिन देयर आर सम मेथड्स कि प्लांट्स को भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ठीक है ना? अब इसके अलावा यूजफुल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एक बहुत अच्छा यूज है बायोगैस बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोगैस? बायोगैस एक ऐसा गैस है जिसके हेल्प से हम खाना बना सकते हैं, जिसके हेल्प से और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये बायोगैस बनता कैसे? तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, गांव वगैरह साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे जो काऊ होते हैं, काऊ, बफेलो, ये सब की पालन पोषण, डोमेस्टिकेशन ज्यादा होती है। तो वहां पे जो गाय भैंस जो होती है वो जब गोबर देती है, यानी कि जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो गोबर वो लोग देते हैं, तो वो लोग को इकट्ठा किया जाता है, सूखी पत्तियां, गीली पत्तियां और जो फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके जो खेत में से कट के आता है, जो फसल का बचा हुआ, ये सब को ना एक कंटेनर में रखा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, और उसको इतनी अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठा होंगे, क्योंकि डस्ट है
और गोबर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी होंगे। तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खाते हैं और अंदर से सड़ाते हैं उसको, यानी डिकम्पोजिशन करते हैं। तो जब वो डिकम्पोजिशन होने लगता है तो उसके अंदर एक गैस बन जाती है, वो गैस को पाइपलाइन से कलेक्ट किया जाता है और उसको अगर हम लोग जलाएंगे तो ऑब्वियसली वो जलेगा, यानी उससे हम खाना बना सकते हैं। तो ये बायोगैस हो गया। फर्टिलाइजर्स का तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब बनाने के लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। और इसीलिए जब इतना सारा फायदा है तो उन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यार इससे तो हमें फायदा हो रहा है। लेकिन भाई अगर कुछ अच्छी है तो कुछ बुरी चीजें भी है। तो ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनका कोई अच्छा काम नहीं है, ये काम बुरा ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कुछ फंगस हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना कि हो सकता है वो कुछ फंगस हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हो सकता है कुछ वायरस हो। तो ये क्या करते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं। जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल बताया कि अगर कोविड जो बीमारी है वो आना है तो कोविड वायरस आ जाता है, राइनो वायरस आ गया आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है। और भी कई सारे हैं वायरस, HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो आपको HIV एड्स हो जाता है। ऐसे कई सारे और अनगिनत वायरस है, मुझे तो अभी याद भी नहीं आते, लेकिन फिर भी आप सोचोगे ध्यान से तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वायरस, बैक्टीरियाज जो आपको कहीं ना कहीं बीमार करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अच्छे बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि आप बीमार पड़ रहे हो। बट ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो जनरली मॉइस्ट और खाना जो होता है ना उस पर ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा खाना कभी भी इसीलिए बोला जाता है कि गर्म और फ्रेश खाना खाना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं पे भी घर में जब होते हैं तो हम खाना तुरंत बनाते हैं और तुरंत खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज खाना बना लिया और उसको 2 दिन के बाद हम खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि आज मैंने खाना बना लिया तो अगर बच गया है तो उसको हम रात में खाते हैं, उसको अगले दिन भी नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं बच ज्यादा तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाना फ्रेश खाया जाए और गर्म खाया जाए। क्योंकि होता यह है कि जो खाना होता है ऑब्वियसली वो खाने के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यानी कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे बैक्टीरिया, वायरस या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो खाना उनके लिए एक बेस्ट सोर्स होता है कि वहीं पे रहे, वहीं पे उसको ही खाए और वहीं पे अपना रिप्रोडक्शन करे। तो धीरे धीरे करके वो फैल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेड, आपने ब्रेड देखा है तो ब्रेड अगर आपने आज पैकेट खोला, उसका डेट जो है 2 दिन के बाद का है, तो आपने ब्रेड खोला, आज खाया और 1-2 ब्रेड ऐसे ही रख दिया, तो 3-4 दिन के बाद जब देखोगे तो उसके अंदर पूरा ब्लैक कलर या फिर धागे जैसा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका फंगस। तो फंगस लग जाता है। फंगस तो आज के डेट में कपड़े और बहुत सारी जो लेदर के आर्टिकल्स होते हैं उस पर भी लग जाता है, तो वो तो खाना है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के ऊपर फंगस लग जाता है, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। स्मेल देखा है आपने, कभी कभी खाना खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल तौर पे क्या होता है ना, जैसे मैंने सुबह खाना बनाया और मैंने शाम के लिए रख दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले वो खाने को ना स्मेल करते हैं, हाँ खाने का स्मेल अच्छा आ रहा है मतलब खराब नहीं हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस वो खाने का स्मेल खराब आ रहा है, नॉर्मल जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो खाना क्या हो चुका है, खराब हो गया। और खराब हो गया इसका मतलब क्या, कि उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जिन्होंने अपना पॉपुलेशन वहां पे फैला दिया। क्योंकि वो पॉपुलेशन 5 मिनट के अंदर पूरा वो खराब कर देंगे उसको, इतना फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। हम इंसान को रिप्रोडक्शन बनाने के लिए क्या होता है कि मतलब एक मेल और एक फीमेल जब शादी करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, तब 9 महीने के बाद एक बेबी आता है, करेक्ट है। ये बेसिक प्रोसेस है, ये आप जानते होंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता है क्या, 5 मिनट के अंदर वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 356 सब होते रहेंगे। इतना फास्ट ग्रो होते हैं ये, ठीक है ना। अब अगर आपने वो खाना खा लिया जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया थे, तो हो सकता है आपको लूज मोशन हो जाए और हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फूड पॉइजनिंग से क्या हो जाता है, डेथ भी होती है। कभी कभी रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका जो खाना आपने खाया वो इतना गंदा हो चुका था, इतना हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए थे और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत बीमार कर देगा। आपको लूज मोशन होने लगेगा, आपको वॉमिटिंग होने लगेगा, आपका फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और कहीं ना कहीं एनर्जी और पानी की कमी की वजह से धीरे धीरे आपकी हो सकती है डेथ भी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए खाना कभी भी साफ सुथरा गर्म खाना, फ्रेश खाना खाना चाहिए। अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग जनरली पैथोजेंस बोलते हैं। और ये पैथोजेंस क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज को पैदा करता है, जो डिसीज को कॉज करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जनरली पैथोजेंस बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पैथोजेंस होते हैं वो जनरली कहां पाए जाते हैं, अनकवर्ड फूड में। खासकर अगर आप जंक फूड खाते हो तो अक्सर आप जाते हैं यार, समोसा, वड़ा पाव, जलेबी, भजिया, मस्त है कि हमको बहुत पानी छूटता है, लालच आती है ना। तो जब हम ऐसी चीजों में देखते हैं तो हमें लालच आती है, लेकिन ऐसी जगह से खाओ, जंक फूड खाओ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यार टोटली अवॉइड कर लो, यार हम इंसान है, थोड़ा बहुत तो चटक मटक खाएंगे ही, ठीक है, लेकिन कम खाओ। लेकिन अगर आप खाने का मन भी हो रहा है तो ऐसी जगह से खाओ जहां पे हाइजीन का फॉलो किया जाता है, यहां पे चीजें ढक के रखी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खुलेआम रख देते हैं, उसके ऊपर मक्खी घूम रही होती है, फ्लाइज,
हाउस फ्लाइज होती है। अब इमेजिन करो ना, मैं आपको एक बहुत बेकार चीज बताता हूँ यार, इमेजिन करो वो मधुमक्खी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मक्खी है जो घर वाली होती है ना, हाउस फ्लाई बोलते हैं ना उसको। मक्खी जो है वो किसी गोबर के ऊपर या फिर किसी इंसान के वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो कहीं पे बैठी थी जाके सड़क के किनारे या फिर कहीं पे भी, वो बैठ के उड़ के आ गई और आपके खाने पे बैठ गई आके, तो उसके पैरों में या फिर उसमें तो लगा हुआ ना यार वो वेस्ट प्रोडक्ट। मैं जो बात कर रहा हूं आपको सुनने में बहुत बेकार लग रहा होगा, लेकिन यार ये सच बात है, बीमार ऐसे ही पड़ता है इंसान। तो आके आपके खाने में बैठ गई और वही खाना आपने खा लिया, तो क्या हो जाएगा, एकदम जरा सा क्वांटिटी रहेगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है अगर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी वाला उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया और आपने खा लिया, तो आपको अगले दिन ही वॉमिटिंग हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा और आप बीमार धीरे धीरे पड़ जाओगे। तो ये चीज ना हो, इसके लिए खाना कभी भी कवर्ड हो खाना चाहिए। आपके घर में भी अगर मक्खियां ज्यादा है तो उसको मक्खी भगाने वाला स्प्रे आता है और बहुत सारी चीजें आती है, उसको भगाओ वहां से ताकि गंदगी ना फैले। गंदा पानी मत पियो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं गंदा पानी होता है पी लेते हैं। आप बाहर जाते हो तो कभी भी अच्छा फ्रेश मिनरल वाटर या फिर जो फिल्टर वाटर होता है वो पिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं नल से पानी भर के लाते हैं तुरंत पी लेते हैं, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जैसे डिसीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। आपको एलिमेंट्री कैनल पता है, हमारे माउथ से लेके एक पूरा पाइप गया है हमारे पूरे एनस तक, जिससे हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो ये पूरा पाइप को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारा हो सकता है फूड पाइप हो सकता है स्टमक हो सकता है इंटेस्टाइन हो, तो ये पूरा पाइप में अंदर कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी हो सकती है, जैसे अमीबायोसिस, ठीक है, अमीबायोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ऐसे कई सारे खतरनाक भी और जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। साथ ही में कई सारी बीमारी जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, निमोनिया, इससे तो डेथ भी होता है, टीबी हो गया, पहले तो डेथ होता था, अभी तो दवाइयां आ गई है, मॉस्किटो हो जाते हैं, गंदे पानी से मॉस्किटो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्मफुल बीमारी होती है मलेरिया नाम की, ठीक है, और चिकनगुनिया होता है और क्या होता है डेंगू होता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, तो इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए साफ सुथरा एनवायरमेंट में रहो, साफ सफाई मेंटेन करो, अच्छा खाना खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। तो ये हमने पढ़ा दिया आपको यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये जो लेक्चर है वो रिवाइज करा दिया, या ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही हम और भी जो चैप्टर है उसको फटाफट से वीडियो लाएंगे और रिवाइज आपको कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से आप कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।